हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका ट्रेनी टीचर मोहम्मद आज़म आज आपको जो बचे हुए विकास के लक्ष्य हैं उनको पढ़ाऊंगा। पिछली क्लास में हमने 6 लक्ष्य करे विकास के, जो कौन कौन से थे। इनकम यानी आय और आमदनी, दूसरा रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, फिर फेयर प्राइस फॉर प्रोडक्ट, और चौथा था रेस्पेक्ट, पांचवा पॉइंट था इंडिपेंडेंसी, और लास्ट पॉइंट था फ्रीडम या आज़ादी। आज हम सीखेंगे कि जो अलग और 4-5 और रीज़न हैं और लक्ष्य हैं विकास के, उनको जानेंगे। जो मैं एक बार लिस्ट बता देता हूँ कौन कौन से हैं। इनमें एक है तकनीकी ज्ञान यानी टेक्निकल नॉलेज या तकनीकी इल्म, दूसरा है आर्थिक समानता यानी माशी मिसावत और इकोनॉमिक इक्वलिटी। इसके बाद है ऑलराउंड डेवलपमेंट, चौतरफा तरक्की और इको फ्रेंडली यानी कुदरत से मोहब्बत करने वाला, और लास्ट पॉइंट है इसमें संसाधनों का पूर्ण प्रयोग, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उर्दू में बताऊं तो वसाइल का मुकम्मल इस्तेमाल। आइए हम समझते हैं पहला पॉइंट, टेक्निकल नॉलेज या तकनीकी ज्ञान। तो तकनीकी ज्ञान या तकनीकी इल्म क्या है? एक ऐसी नॉलेज जिससे हम किसी भी काम को कम समय में और कम लागत खर्च करके कर सकते हैं। वो चीज़ ऐसी कोई भी डिवाइस हो जिसका इस्तेमाल करके हम कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और या प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, तो वो हमारी टेक्निक कहलाती है। तो व्यक्ति विशेष के संदर्भ में मैं अगर बात करूं तो टेक्नोलॉजी से क्या फ़ायदे हैं किसी व्यक्ति के लिए? उसकी योग्यता में वृद्धि होती है, यानी कि अगर सपोज करो एक अनपढ़ आदमी है तो वो ऑनलाइन काम नहीं कर सकता। जैसे आज हम स्कूल में ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, तो अगर हमारे पास ये टेक्निक्स ना होती, मोबाइल या कंप्यूटर, तो हम कैसे पढ़ पाते? तो व्यक्ति के पास जो तकनीकी ज्ञान है वो भी क्या है, उसका एक विकास का एक निर्धारक है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास तकनीकी ज्ञान है तो हम कहेंगे कि वो मेंटली मानसिक रूप से मजबूत है, उसका विकास हो गया है तकनीकी रूप से। दूसरा क्या फ़ायदा है टेक्निकल नॉलेज रखने से ये है कि आप जो है विकास परक और रोज़गार परक हो जाते हो। रोज़गार परक मतलब आप एम्प्लॉयमेंट के लिए क्वालिफाइड हो जाते हो। यानी कि बहुत सी नौकरी ऐसी हैं जैसे कंप्यूटर पर बैठना, डाटा एंट्री करना या टैली करना, या इसी तरीके से और ऑनलाइन सारी ट्रांजेक्शन्स करना। अब वो क्या होता है, कोई अनपढ़ आदमी तो कर नहीं पाएगा, जो अशिक्षित आदमी है, जो अनपढ़ आदमी है वो तो नहीं कर पाएगा, तो उसको तो टेक्निकल फील्ड में रोज़गार नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, जो तकनीक का यूज़ करना जानते हैं, उनके लिए रोज़गार के अवसर पैदा कर देता है कौन? टेक्निकल नॉलेज। तो अगर व्यक्ति के पास टेक्निकल नॉलेज होगी तो क्या होगा, वो रोज़गार परक बनेगा, वो एम्प्लॉयमेंट सेंटर्ड बन जाएगा, उसको रोज़गार मिलना आसान हो जाएगा। इसी तरीके से टेक्नोलॉजी ज्ञान रखने से एक फ़ायदा ये भी होगा लोगों को कि उनकी जो उत्पादकता है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर एक अनपढ़ आदमी काम कर रहा है कंप्यूटर पर, तो वो कर ही नहीं पाएगा, लेकिन कुछ और काम कर रहा है सपोज कीजिए, तो वो जिस कॉस्ट पर वो काम करेगा उससे कम कॉस्ट पर पढ़ा लिखा आदमी काम कर लेगा, क्योंकि पढ़े लिखे को उसकी सारी जो अल्फ़ाबेट्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो पता होंगी, और अनपढ़ को, इस अशिक्षित आदमी को नहीं पता होंगी। तो पढ़ने लिखने से क्या होता है, टेक्निकल नॉलेज लेने से क्या होता है, आदमी की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पर एक खेत में हम कुल्हाड़ी से जुताई कर रहे हैं खेत की, और एक बार हम ट्रैक्टर से कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ट्रैक्टर से जब हम करेंगे खेत में जो जुताई करेंगे ट्रैक्टर से, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, यानी कि उसमें समय भी कम लगेगा और आर्थिक लागत भी उसमें कम आएगी। तो इस तरीके से अगर व्यक्ति के पास तकनीकी ज्ञान है तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है। इसलिए तकनीकी ज्ञान को क्या कहते हैं, एक विकास का लक्ष्य भी माना गया है। इसी तरह उसकी लागत भी कम होगी। जब हम ट्रैक्टर से खेती करेंगे, जो खेत को जोतेंगे, तो हम कम समय में करेंगे और इकोनॉमिकली भी हमारी जो लागत है वो कम आएगी। तो इसलिए लागत को भी कम करता है तकनीकी ज्ञान। अब हम देखेंगे एक देश के संदर्भ में, किसी नेशन के संदर्भ में टेक्निकल नॉलेज कैसे क्यों विकास का लक्ष्य मानी गई है। तो देश के लिए
तकनीकी ज्ञान जो है वो विकास का कारण कैसे बनता है, विकास का लक्ष्य क्यों बनता है? क्योंकि तकनीक से क्या होता है, हमारे देश का जीडीपी बढ़ जाता है। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी एक साल के अंदर किसी देश में जितनी भी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है उनका मौद्रिक मूल्य क्या है? जीडीपी कहलाता है, यानी सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो जब हम टेक्निक का यूज़ करेंगे, कोई देश टेक्निक का यूज़ करता है, तो उसका जो प्रोडक्शन है, उसका जो जीडीपी है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, और उसमें कॉस्ट भी मिनिमम आती है। मिसाल के तौर पे एक देश में लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स अपनाई गई है और दूसरे देश में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स अपनाई गई है। तो जिसमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक अपनाई गई है देश में, उसका प्रोडक्शन दूसरे देश की तुलना में बहुत कम होगा, क्योंकि वो हाथों से काम कर रहा है और जो दूसरा देश है वो मशीनों से काम कर रहा है। तो मशीन क्या टेक्नोलॉजी है, तो इसलिए जब मशीन से जब हम काम करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। क्योंकि हम देश की बात कर रहे हैं तो देश के लिए प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं? जीडीपी। तो टेक्निकल नॉलेज से क्या होता है? देश का जीडीपी बढ़ता है। इसी तरीके से क्या होगा? इसी तरीके से जो एक्सपोर्ट है देश का वो बढ़ जाएगा ऑब्वियसली। जब जीडीपी बढ़ जाएगा, जीडीपी का मतलब प्रोडक्शन, यानी कि जब देश का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और वो देश की जो मांग है उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, तो जो अतिरिक्त प्रोडक्शन है उसको क्या किया जाएगा? एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो एक्सपोर्ट करने से क्या होगा? हमारे देश की इनकम बढ़ेगी, हमारे पास फॉरेन रिजर्व बढ़ेंगे। तो ये क्या होगा? टेक्निकल नॉलेज से संभव है। तो इसलिए टेक्निकल नॉलेज को क्या माना गया है? विकास का एक लक्ष्य माना गया है। इसके अलावा एक देश के संदर्भ में अगर बात करें तो तकनीकी ज्ञान से उत्पाद की जो गुणवत्ता है वो बढ़ेगी। एक आदमी हाथ से बना रहा है और एक आदमी मशीन से बना रहा है, तो जो शार्पनेस जो आएगी, जो खूबसूरती और जो अच्छा जो प्रोडक्ट बनेगा बिना किसी खराबी के, वो मशीन से बनेगा। हाथ से बनाते में उसमें हालांकि कुछ प्रोडक्ट हाथ से अच्छे बनते हैं, लेकिन ज़्यादातर मशीन से अच्छे बनते हैं, क्योंकि मशीन में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है और उसमें जो डेविएशन है उनके आने के खतरे कम रहते हैं प्रोडक्शन में। इसी तरीके से तकनीकी ज्ञान से और क्या फ़ायदा होता है देश को? तकनीकी ज्ञान से क्या होता है? उनकी लागत तो कम होती है, लागत कम होने की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर उनकी जो प्राइस है उनकी प्रोडक्ट का, उनकी सर्विसेज का, वो कम हो जाता है। जब पूरी दुनिया में कोई सपोज कीजिए एक देश है ए देश अगर पूरी दुनिया में सबसे सस्ता प्रोडक्ट दे रहा है, तो पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादातर वो ये कोशिश करेंगे कि वो प्रोडक्ट हम उसी देश से ख़रीदें जो देश सस्ता दे रहा है। और देश सस्ता कब देगा? जब उसके पास टेक्नोलॉजी यूज़ होगी, जब वो टेक्निकल कॉन्सेप्ट का यूज़ करेगा प्रोडक्शन में। तो इससे क्या होता है? प्रोडक्शन बढ़ जाता है देश का, और प्रोडक्शन बढ़ने से उसके पास जो है प्राइस में कमी करने की संभावना बनी रहती है। वो प्राइस में कम कर सकता है, प्राइस को कम करके भी लाभ कमा सकता है। और इससे क्या होता है? जो कंट्री है उसकी प्रतियोगी क्षमता जो है, जो कम्पिटिटिवनेस है इंटरनेशनल मार्केट में, वो बढ़ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए आप देखो, चाइना के जो खिलौने हैं वो कितने सस्ते आते हैं। तो चाइना के खिलौने क्यों बिकते हैं पूरी दुनिया में? इसलिए क्योंकि वो बहुत पेचीदा होते हैं और बहुत सस्ते होते हैं, बहुत सबसे कम कॉस्ट पर होते हैं। हमारे इंडिया में इतने कम कॉस्ट पर खिलौने नहीं बनते, ना ही उनमें क्वालिटी इतनी अच्छी होती है। तो चाइना क्या है? एक कम्पिटिटिव कंट्री है टेक्निकल नॉलेज के मामले में। तो ये था टेक्निकल नॉलेज का टॉपिक, जो एक विकास का लक्ष्य माना जाता है दोनों के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए भी और किसी देश के लिए भी। दूसरा जो कारण है जो विकास के लक्ष्य माना गया है, जिसको पाने पर हम ये समझते हैं कि हमारा विकास काफ़ी हद तक हो गया है, वो पॉइंट है इकोनॉमिक इक्वालिटी। अब सपोज ये दो देश हैं, देश ए देश बी, कंट्री ए कंट्री बी। कंट्री ए में भी 5 लोग हैं और कंट्री बी में भी 5 लोग हैं। कंट्री ए के जो 4 लोग हैं वो 500 रुपये महीना कमाते हैं और एक आदमी 48,000 रुपये महीना कमाता है। तो कंट्री ए की टोटल इनकम कितनी होगी? 50,000 होगी। और जो कंट्री बी है उसमें सब 10-10 हज़ार रुपये कमाते हैं। तो उन पाँचों का जो टोटल है, पूरी कंट्री का जो टोटल इनकम है वो कितनी होगी? वो भी 50,000 होगी। अब हम इन दोनों का जब एवरेज निकालेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं कंट्री में? 5-5 है दोनों में, तो 50,000 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज हमारा दोनों केस में कितना आ जाएगा? 10,000 आ जाएगा। अब देखो, ऊपर से अगर हम खाली औसत को ही देखें, एवरेज को ही देखें, तो हम देखेंगे कि दोनों देश बराबर हैं। लेकिन क्या हकीकत में दोनों देश बराबर हैं?
एक देश में 4 लोग कुल 500 रुपये कमा रहे हैं और एक 48,000 रुपये महीना सालाना कमा रहा है या महीना कमा रहा है। दूसरे देश में सब बराबर कमा रहे हैं 10-10 हज़ार। तो किस देश के लोग ज़्यादा खुशहाल होंगे? ऑब्वियसली उस देश के लोग जिसमें जो डेविएशन है इनकम का, लोगों की इनकम के बीच में, वो कम है। और वो किस में? कंट्री बी में। यानी कि कंट्री बी जो है वो ज़्यादा विकसित मानी जाएगी कंट्री ए की तुलना में, क्योंकि कंट्री बी में क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी नहीं है, वहाँ इकोनॉमिक इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी नहीं है। इसी तरीके से जिस देश में 4 लोग कुल 500 रुपये कमा रहे हैं, उनकी बेसिक नीड भी पूरी नहीं हो पाएंगी। जैसे खाने पीने की नीड है, कपड़े पहनने की नीड है, और इसी तरीके से रहन सहन की नीड है, घर व्यापार की ज़रूरत है, वो सारी क्या है जो मेन ज़रूरतें हैं जीवन के लिए, वो भी पूरी नहीं हो पाएंगी। दूसरा क्या नुकसान होगा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के होने से? जो गरीब देश है वो शिक्षा नहीं ले पाएगा, प्रशिक्षण नहीं दे पाएगा अपने लोगों को, इसलिए उसका जो ह्यूमन रिसोर्स है, उस देश के जो लोग हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिटिव सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनको जो है एक इंटरनेशनल मार्केट में उनके लोगों के लिए नेगेटिव पॉइंट समझा जाएगा। दूसरा, अगर इनकम अच्छी नहीं होगी तो लोग स्वास्थ्य पे खर्च नहीं कर पाएंगे, और जब स्वास्थ्य पे खर्च नहीं कर पाएंगे तो दीगर तरह की जो बीमारियां हैं वो उन्हें लगेंगी। इसी तरीके से अगर पैसा नहीं है तो अच्छे घर बार नहीं ले सकता आदमी, अच्छी जगह रह नहीं सकता। तो सारी ये जो बेसिक नीड है ये क्या होती हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से देश में ख़राबी पैदा करती हैं। जिन लोगों की इनकम ज़्यादा है वो तो एक खुशहाल जीवन जी लेते हैं, लेकिन जिनकी इनकम कम है उनको एक खुशहाल जीवन जीने में, एक अच्छा जीवन जीने में परेशानी आती है। और दूसरा क्या रीज़न है, जो आदमी गरीब होता है, जैसे सपोज करिए एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, तो एक आदमी ए अगर 1,000 रुपये महीना कमा रहा है और जो एक आदमी बी है वो 10,000 रुपये महीना कमा रहा है, तो जो 1,000 रुपये महीना कमा रहा है उसके पास सेविंग्स कम होंगी, और क्योंकि सेविंग्स कम होंगी तो वो इन्वेस्टमेंट भी कम करेगा, और इन्वेस्टमेंट की तुलना में उसके खर्चे ज़्यादा होंगे। तो इसी लिहाज से क्या होगा, उसकी जो सेविंग्स है वो कम होगी। जब सेविंग्स कम होगी तो वो इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएगा ज़्यादा, और जब इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा तो उसकी इनकम भी नहीं होगी ज़्यादा, इनकम ज़्यादा नहीं होगी तो फिर वो गरीब हो जाएगा। तो इस तरीके से जो गरीबी है, ये गरीबी का एक दुष्चक्र बन जाता है, एक विशियस साइकिल पैदा हो जाता है इकोनॉमी में, या हर इकोनॉमी के लिए भी और एक व्यक्ति विशेष के लिए भी, जिससे क्या होता है, जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है और जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है। अगर मैं देश के स्तर पे बात करूं इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की, तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनमें हम अक्सर देखते हैं कि वहाँ जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कम है। भारत में तो बहुत है, भारत में बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीब भी भारत में ही है अगर हम तुलना करें यूरोपियन कंट्री से। तो अगर देश की बात करूं तो देश में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से क्या होता है, जो लोग गरीब हैं उनको शिक्षा नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके पास खाने के पैसे नहीं है, वो पढ़ेंगे कैसे। इसी तरह से और दूसरे क्या नुकसान हो सकते हैं गरीबी के या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के? एक ये होगा कि जो उस देश की इनकम क्योंकि कम है, क्योंकि वो देश गरीब है, तो उसकी जो R&D पर एक्सपेंडिचर है, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्च कर दिए गवर्नमेंट, वो कम कर पाएगी, क्योंकि उसकी बेसिक नीड पहले पूरी करने पे वो बल देगा। तो R&D पर खर्च होगा तो वो रिसर्च डेवलपमेंट पर खर्च कम होने की वजह से उस देश में इन्वेंशंस कम होंगी। जब इन्वेंशंस कम होंगी तो टेक्नोलॉजी सेंटर नहीं बन पाएगी कंट्री, और जब टेक्नोलॉजी को नहीं बन पाएगी टेक्नोलॉजिकली साउंड, तो उस कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, जो गरीबी है वो एक देश को भी और एक व्यक्ति को भी, जो गरीब है उसको और गरीब बनाती है, और जो अमीर है उसको और अमीर बनाती है। इसी तरीके से क्या होगा, जब देश में जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, उसके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी, तो वो फॉरेन कंट्री में भी नहीं जा सकता नौकरी करने। इससे भी हमारे देश की जो नेशनल इनकम है वो घटती है, और हमारे देश की जो रेपुटेशन है ह्यूमन रिसोर्स की वो घटती चली जाती है। दूसरा क्या रीज़न होगा, अगर कोई गरीब कंट्री है तो उसमें जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो जल्दी से पैसा इन्वेस्ट नहीं करती। वो देखती हैं कि यहाँ का तो जो है लोगों के पास इतना पैसा है नहीं, ये जो
विलासिता की जो चीज़ें हैं उनको कैसे खरीद पाएंगे, इनको तो खाने को भी पैसे नहीं है इनके पास। तो जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो गरीब देशों में अक्सर कम पूंजी इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, गरीबी से एक कारण ये होगा कि जो देश गरीब है उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यानी कि जो सड़क है, बिल्डिंग्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, डिस्पेंसरी हैं, ये स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं, ये क्या है, ये सारी चीज़ें जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं देश की, ये सारी चीज़ें कमज़ोर होंगी। जब वो कमज़ोर होंगी तो फिर इसका भी एक मतलब ये निकलता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनी है वो उस देश में इन्वेस्ट नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें दिखाई देगा कि यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन का और अदर जो सर्विसेज हैं जो ज़रूरी हैं बिज़नेस करने के लिए वो ही नहीं है, तो हम यहाँ पे अपना बिज़नेस सेटअप करके क्या करेंगे। तो गरीबी क्या करती है, गरीब आदमी को और गरीब बनाती है, और जो अमीर आदमी है उसको और अमीर बनाती है। अब एक जो विकास का महत्वपूर्ण लक्ष्य माना गया है वो है हमारा पर्यावरण। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जो नौवां पॉइंट है, इको फ्रेंडली, इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या है, एक दिमाग में एक सिचुएशन ऐसी पैदा करनी है कि हमें अपने दिमाग में प्रदूषण को और एनवायरनमेंट को ध्यान रखना है। तो होता क्या है, अगर व्यक्ति विशेष की बात करूँ, एक व्यक्तिगत स्तर पर बात करूँ, तो जिस देश में प्रदूषण ज़्यादा होता है उस देश का हवा, पानी और जो ज़मीन है वो सेहत के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती। उसकी उस देश में जो हवा है वो सांस लेने के लिए ज़्यादा प्रॉपर नहीं होती, और जो पानी है वो प्रदूषित होता है, और जो ज़मीन है उसकी उर्वरक शक्ति कम होती है, क्योंकि जो इको फ्रेंडली नहीं होती बिजनेस एंटिटी वो क्या करती हैं, रसायनों को और ख़तरनाक केमिकलों को ज़मीन पर और पानी में बहा देती हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जो है हवा भी प्रदूषित हो रही है, जल भी प्रदूषित हो रहा है और ज़मीन भी प्रदूषित हो रही है। तो इको फ्रेंडली होना ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम किसी देश को विकास की संज्ञा देना चाहते हैं। इसी तरह अगर इस देश के स्तर पर बात करूं, तो अगर किसी देश का पर्यावरणीय नीति जो है किसी देश की वो अच्छी नहीं होगी तो उस देश की छवि खराब होती है पूरी दुनिया में। मिसाल के तौर में एक ऐसी कंट्री है जिसकी सबसे ज़्यादा इनकम है, जो सबसे ज़्यादा विकसित है देश पूरी दुनिया में, लेकिन उसके यहाँ जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है वो बहुत ज़्यादा है। तो क्या वो सही मायनों में विकास कहलाएगा, या उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो अगर उसके ख़त्म होते जा रहे हैं तो क्या वो आगे विकास को मेंटेन कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इको फ्रेंडली होना भी ज़रूरी है। हमें ऐसा विकास चाहिए जिससे क्या हो, जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है उसकी भी ज़रूरतें पूरी होती रहें, और जो हमारी भावी पीढ़ी आने वाली है हमारे बाद उनके लिए भी प्राकृतिक रिसोर्सेज बचे रहें। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो पेट्रोल है वो सीमित संख्या में है, सीमित मात्रा में, तो उसकी जो क्वांटिटी है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसलिए अब जो गाड़ी वगैरह हैं वो कैसे बनानी शुरू कर दी हैं कंपनियों ने, वो गैस की बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि पेट्रोल अब जल्दी ही ख़त्म होने वाला है। तो पेट्रोल क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है, और उस नेचुरल रिसोर्स को जब वो सीमित मात्रा में है और हम उसका यूज़ करते जाएंगे तो वो एक न एक दिन ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, एक धारणीय विकास की बात करते हैं। धारणीय विकास का होता है, धारणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा विकास होता है जिसमें हम प्राकृतिक रिसोर्सेज को, प्राकृतिक संसाधनों को इस तरह से यूज़ करते हैं कि वो हमारी भी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर पाए, और जो हमारी आगे आने वाली नस्लें हैं उनकी भी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर पाए, वो जल्दी से ख़त्म ना हो। तो इसलिए क्या समझा जाता है, जो इको फ्रेंडली होना भी क्या समझा जाता है, अगर किसी देश का पर्यावरण अच्छा है तो वो देश भी विकसित समझा जाता है। चौथा या 10वां जो टॉपिक है वो है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो 10वां जो विकास का लक्ष्य है वो है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि संसाधनों का पूर्ण प्रयोग, या अगर हम उर्दू में कहें इसे तो क्या कहेंगे, उर्दू में हम इसे कहेंगे वसाइल का मुकम्मल इस्तेमाल। तो वसाइल का मुकम्मल इस्तेमाल अगर हम कर पा रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, वो जो टेक्नोलॉजी है, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं
उनको अगर पूर्ण प्रयोग हो रहा है, उनका फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी और हम विकास करेंगे। और जो हम अगर रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन करेंगे तो सीमित संसाधनों से भी जो हमारा उत्पादन होगा, जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा और हम ज़्यादा वस्तु और सेवाओं को उत्पादित कर पाएंगे और ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर देश के दृष्टिकोण से देखें, एक नेशनल लेवल पर देखें, तो जिस देश की जो लोग हैं वो अपने देश के नेचुरल रिसोर्सेज को और मैन मेड रिसोर्सेज को अगर उनका फुल यूटिलाइज कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो क्या कर रहे हैं, विकास उनका हो चुका है और वो आगे विकास के पथ पर निरंतर चल रहे हैं। जैसे अगर कोई देश फुल यूटिलाइजेशन कर रहा है तो उस देश की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी, जो जीडीपी है वो बढ़ जाएगा और जो लागत है प्रोडक्शन की वो घटेगी, जिसकी वजह से वो कम्पिटिटिव बनेगा मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पर और वो उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। एक्सपोर्ट बढ़ने से उसके पास फॉरेन रिजर्व आएगा। फॉरेन रिजर्व आने की वजह से क्या होगा, वो उसके पास जो विदेशी मुद्रा है, जो फॉरेन रिजर्व है, उसको वो सारी दुनिया में इन्वेस्ट कर पाएगा। तो उसके पास जो अवसर हैं विकास करने के वो और बढ़ते चले जाते हैं जैसे जैसे अगर कंट्री फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर रही है। लेकिन फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स करने के लिए भी आदमी का जो है उसको प्रशिक्षण देना ज़रूरी है, उसका शिक्षित होना ज़रूरी है। अनपढ़ आदमी रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पे एक कंप्यूटर है या एक मोबाइल है, मोबाइल पे कई काम होते हैं, कंप्यूटर वाले काम भी वो आजकल मोबाइल पे हो जाते हैं, जैसे फॉर्म वगैरह भरना या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना। और फ़ोन पे जो बेसिक काम होता है वो होता है किसी से बात करना, कम्युनिकेट करना। तो जो साधारण आदमी है वो मोबाइल का सिर्फ कॉल करने के लिए यूज़ कर पाएगा, उसको एक एज ए कंप्यूटर उसको यूज़ नहीं कर पाएगा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में या उससे कोई और जो फीचर्स हैं मोबाइल की, कुछ कंप्यूटर पे जो काम होते हैं, चाहे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो या कोई शीट बनानी हो या पीडीएफ बनानी हो, तो उस चीज़ को क्या होगा वो नहीं बना पाएगा। तो वो क्या हो रहा है, अनपढ़ होने की वजह से रिसोर्सेज का पूरा इस्तेमाल नहीं कर रहा। लेकिन वही मोबाइल फ़ोन अगर किसी पढ़े लिखे के पास है, जो शिक्षित है, जो प्रशिक्षित है, तो वो क्या करेगा, मोबाइल का फुल यूटिलाइज़ करेगा। वो जो फॉर्म वगैरह भरने का काम है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन से, वो भी सारी क्या करेगा, फ़ोन से ही कर देगा। तो इस तरीके से क्या होगा, जो मोबाइल है, एक मोबाइल भी एक मैन मेड रिसोर्सेज है, तो इस रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन होगा। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति या कोई देश अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइज करना जानता है तो वो क्या है, निश्चित ही विकास करेगा और वो डेवलप्ड कहलाएगा। इसी तरीके से जो लास्ट पॉइंट है, 11वां पॉइंट, वो है ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट में जो हमने ऊपर अभी तक सारे फैक्टर देखे हैं, सारे विकास के लक्ष्य देखे हैं, लगभग उन सभी को कंबाइन कर दें तो वो ऑल राउंड डेवलपमेंट कहलाते हैं। अगर मैं एक व्यक्ति की बात करूं तो किसी व्यक्ति को ऑल राउंड डेवलप्ड कब कहलाया जाएगा, उसका सर्वांगीण विकास कब होगा, जब वो पढ़ा लिखा भी होगा, वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना भी जानता होगा, वो प्रोडक्शन भी अच्छा करता है, वो कम्युनिकेट भी अच्छा करता है, वो मशीनरी का यूज़ भी अच्छा करता है और उसकी जो उसका पॉलिटिकल लेवल है उसको भी वो अच्छे से डील कर पाता है, यानी वो जानता है उसके अधिकार क्या हैं किसी देश में रहने के, एक नागरिक होने के नाते उसके क्या कर्तव्य हैं, क्या अधिकार हैं। इसी तरीके से वो समाज में जो किन लोगों से बोलना है, किन के पास उठना बैठना है, किससे इल्म हासिल करना है, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, उसको आती होंगी अगर वो उस व्यक्ति का ऑल राउंड डेवलपमेंट हुआ है। इसी तरीके से उसके अंदर सेकुलर वाली बात होगी, उसके अंदर कम्युनलिज्म नहीं होगा, सांप्रदायिकता नहीं होगी। मतलब इसी तरीके से जो उसका सांस्कृतिक व्यवहार है, जो उसका कल्चर है, वो भी अच्छा होगा। वो अपने संस्कारों से किसी की आस्था को चोट नहीं पहुंचाएगा। इसी तरीके से वो हर तरीके से क्या होगा, आदमी अगर मजबूत है तो हम उसको कहेंगे कि वो ऑल राउंड डेवलप्ड आदमी है और ऐसा आदमी है जिसका सर्वांगीण विकास हो गया है। अगर देश की तुलना की बात करूं तो किसी देश में अगर पैसा तो बहुत है लेकिन उसका जो पॉलिटिकल लेवल है, वो पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं उसके वो बार बार ऊपर नीचे होते रहते हैं, उनमें प्रॉब्लम है, उससे क्या है रुकावट पैदा होती है देश के हर काम को।
तो ये पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो है ये भी क्या करती है, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी एक तरीके से विकास का ही एक लक्षण है। इसके बाद अगर कोई देश कल्चरली साउंड है, सपोज करिए जैसे इंडिया है और इंडिया में कई धर्म के लोग रहते हैं, तो अक्सर क्या होता है जब अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के लोग रहते हैं एक साथ, तो उनके विचार एक दूसरे से नहीं मिलते, और जब विचार एक दूसरे से नहीं मिलते तो उनमें लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होते हैं। तो इसलिए अगर कोई देश आर्थिक रूप से मजबूत होने के साथ साथ अगर वो सेकुलर भी है कंट्री, वो एक दूसरे के धर्म की, एक दूसरे की जाति की, एक दूसरे की आस्था की इज्जत करता है, एहतराम करता है, तो वो देश हमारा विकसित कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ पॉइंट्स जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कोई देश विकसित है या विकासशील है या अविकसित है। निश्चित ही अगर ये सारे बिंदुओं में सकारात्मकता होगी तो वो देश विकसित कहलाएगा, और अगर इन जो हमने अभी तक लक्ष्य पढ़े हैं उनमें से कुछ लक्ष्य किसी देश ने हासिल कर लिए और कुछ नहीं किए तो वो पूरी तरह से विकसित नहीं कहलाएगा। तो आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी पॉइंट अगर आपको ऊपर समझ में नहीं आया हो तो। धन्यवाद।